सुप्रभात, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जोधपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल यहां पर एमडीएम हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में हादसा हो गया है। देर रात छत का प्लास्टर गिरा, फॉल वॉल सीलिंग नीचे आ गई और वार्ड में प्लास्टर छत गिरते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ा हादसा होते होते हालांकि टला है, एक मरीज को जरूर इसमें चोटें आई हैं। जोधपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, एमडीएम हॉस्पिटल इसका न्यूरो सर्जरी वार्ड है जहां पर यह हादसा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये छत का प्लास्टर नीचे गिर गया, फॉल वॉल सीलिंग भी नीचे गिरी है और छत जैसे ही नीचे गिरी वहां पर प्लास्टर की इसको चोटें आने की खबर मिल रही है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, ये हादसा कब हुआ और फिलहाल ये बताइए कि स्थिति अभी कैसी है? क्या सभी जो मरीज थे वहां पर शिफ्ट करा दिया है उन्हें वहां से? देखिए मनु, बात करें तो जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल है, यहाँ पर देर रात को न्यूरो सर्जरी वार्ड में जो ये हादसा पेश आया है, जहाँ पे फॉल वॉल सीलिंग और जो प्लास्टर है वो अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया और इस हादसे के बाद जो वार्ड में अचानक से जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हादसे में एक मरीज की मामूली चोट लगने की बात सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात करें तो लगातार इस तरह से कई बार ये हादसे पेश आए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है एक बड़े हादसे का शायद इनको इंतजार है। लगातार जो बात करें तो जो कमजोर फॉल वॉल सीलिंग है उनकी जो है मरम्मत समय पर नहीं करवाने के चलते इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। जी अच्छा जी, यहाँ पर कितने वार्ड में मरीज उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? देखिए, बात करें तो जो वार्ड में लगभग 1 दर्जन से अधिक मरीज थे और एक मरीज के जो है मामूली चोट आई, जिसके बेड के जस्ट ऊपर जो है ये फॉल वॉल सीलिंग नीचे गिरी है। और बात करें तो जिस मरीज को मामूली चोट आई उसके बाद जो अस्पताल अधीक्षक विकास राजपुरोहित को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो है मौका जायजा लिया और संबंधित इंजीनियर्स को जो है पूरे अस्पताल के सभी वार्ड की जो फॉल वॉल सीलिंग है उनको जांच करने के आदेश दिए हैं और फिलहाल जो है मरीज की स्थिति ठीक बताई जा रही है। और वार्ड जी शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता बताते हुए कि देखिए, मेंटेनेंस का काम यहाँ पर हो नहीं रहा है। प्लास्टर पहले भी यहाँ पर इस तरीके की स्थिति में था तो कभी भी गिर सकता था और वही हुआ। अब देखना होगा कि प्रशासन की आंख कब तक खुलती है, चूंकि यहाँ पर हादसा हो चुका है और एक मरीज को भी चोटें आई हैं। फिलहाल जांच के आदेश यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से दे दिए गए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर किसानों का धरना लगातार चल रहा है। 9वें दिन भी किसानों ने धरना स्थल पर ही रात गुजारी है। धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए 5 किसान। 34, 35, 36 एलएनपी के मांगों पर किसानों ने कई दिनों से डेरा डाला हुआ है। सिंचाई विभाग ने किसानों से समझाइश की कोशिश भी की। किसान कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रखने का फैसला ले चुके हैं। एलएनपी नहर की 5 नंबर कस्सी पर सोमवार से लगातार धरना चल रहा है। 9 रात और 9वीं रात को भी यहाँ पर देखिए क्रमिक अनशन करते हुए किसान आपको नजर आ रहे हैं। 5 नंबर माइनर के वेट लेवल को सही करने की मांग को लेकर लगातार पिछले 9 दिनों से महापड़ाव कर रहे हैं किसान। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, कई दौर की बातचीत प्रशासन के किसानों के साथ हुई है, अड़ंगा कहां पर फंसा हुआ है, क्यों आखिरकार समझाइश नहीं हो पा रही? देखिए, प्रशासन और किसानों के बीच में कई बार वार्ता हुई है, लेकिन समस्या ये है कि किसान जब तक धरना समाप्त नहीं करना चाह रहे, जब तक कि बेड लेवल को सही करने का काम तुरंत प्रभाव से शुरू नहीं कर दिया जाता। तो वहीं प्रशासन के द्वारा तकरीबन किसानों से 1 महीने का वक्त मांगा जा रहा है ताकि उनकी मांगों पर कुछ कार्रवाई की जा सके। और यही एक चीज है जो न केवल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने दे रही है दोनों ही पक्षों को। किसान संघर्ष समिति का कहना है कि पिछले वर्ष भी प्रशासन के द्वारा झूठा भरोसा दिया गया और उनको सिंचाई पानी से महरूम होना पड़ रहा है, उनकी फसलें खराब हो रही हैं और संभवतः यही वजह है कि एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है और प्रशासन और किसानों के बीच में जो कंक्लूजन निकलना चाहिए था कई दौरों की वार्ता के बावजूद भी वो नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तक कि किसानों ने जो मोगे हैं 34, 35, 36 इन तीनों मोगों को भी बंद कर दिया और किसानों ने जो 34, 35 मोगे से जुड़े हुए जो किसान हैं उन्होंने सिंचाई पानी का बहिष्कार कर दिया है कि बेड लेवल नंबर 5 का जब तक बेड लेवल सही नहीं होगा तब तक वो ना सिंचाई पानी का उपयोग करेंगे और ना ही अपना धरना उठाएंगे। जी, तो कुल मिलाकर अशोक, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है तो ऐसा लग रहा है कि आंदोलन को और भी तेज और धार देने की कोशिश आप किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए, एलएनटी किसान संघर्ष समिति का यही कहना है कि जब तक आर पार की उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वे अपनी आर पार की लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही साथ प्रशासन का भी दबाव अब किसान संघर्ष समिति के ऊपर बन रहा है क्योंकि पिछले 10 दिन से करीब करीब धरना चल रहा है। प्रशासन की ये कोशिश ये है कि जल्द से जल्द। चलिए अशोक, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ प्रशासन आगे रणनीति बनाता है और
ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। सिडनी से सीधे सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। Friends, I invite Prime Minister Albanese and all Australian cricket fans to India for the Cricket World Cup this year. At that time, you will also get to see the grand celebrations of Diwali in India. एक्सेलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Excellency, I am excited to welcome you again in India for the G20 summit in September this year. Once again, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर आपने देखा द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अल्बनीज़ यहां पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा रिश्ता है वो विश्वास पर कायम है। तो सीधे से आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे 3 देशों के दौरे पर और आखिरी पड़ाव ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मोदी का। चलिए वापस प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मंत्रालय के कर्मचारियों का अनशन अब खत्म हो चुका है। मंत्री महेश जोशी ने बकायदा अनशन समाप्त करवाया, लेकिन महापड़ाव लगातार जारी रखेंगे मंत्रालय के कर्मचारी, ये तय कर लिया गया है। और साथ ही सीएम से जल्द वार्ता का भी मंत्री महेश जोशी ने आश्वासन दिया है। मंत्रालय के कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष राज चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 7 दिनों में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 1100 कर्मचारी फिर अनशन पर बैठ जाएंगे। हालांकि राहत जरूर कही जा सकती है सरकार के लिए, चूंकि तमाम मंत्रालय के कर्मचारी जिस तरह से लगातार महापड़ाव करे हुए थे, कई विभागों के काम अटके हुए थे। अनशन तो खत्म हो गया है, लेकिन अल्टीमेटम यहाँ पर 7 दिनों का मंत्रालय के कर्मचारियों की तरफ से दिया गया है। मंत्री महेश जोशी को आप देख सकते हैं, बकायदा जो धरना स्थल था वहां पर पहुंचे, कर्मचारियों अनशन तोड़वाया, पानी पिलवाकर, जूस पिलवाकर। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कर्मचारियों का यही कहना है कि 7 दिन का वक्त आपको दिया गया है, हमारी मांगे 7 दिन में पूरी कीजिए, नहीं तो एक बार फिर आंदोलन की राह तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि अजमेर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 मई को उनके आने का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बकायदा आज सभा स्थल पर भूमि पूजन करने पहुंचेंगे, लिहाजा भूमि पूजन पर बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहने वाले हैं। 8:30 बजे कायड़ विश्राम स्थली पर भूमि पूजन किया जाएगा। विश्राम स्थली पर पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता तैयारियों में जुट गए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने अजमेर में डेरा डाला हुआ है और कोशिश यही कि किस तरीके से इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली बड़ी होने जा रही है उसको सफल बनाया जाए। 31 मई को आपको बता दें कि अजमेर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इससे पहले कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान का दौरा था, चुनावी शंखनाद। और देखिए पूरी तरह से चुनावी मोड में यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है और कमान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता उन्होंने कमान संभाली है। बकायदा 31 मई को अजमेर आ रहे हैं, लिहाजा सीपी जोशी आज सभा स्तर पर जाकर भूमि पूजन करने वाले हैं। और निर्णायक मोड़ पर कांग्रेस की सियासत आ चुकी है। 26 मई को दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और 15 दिन में माना जा रहा है तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन साथ और कौन खिलाफ। इसका फैसला संभवतः सीएम गहलोत और रंधावा डोटासरा बैठक में शामिल होकर लेंगे। विधानसभा चुनाव के पार्टी का रोड मैप भी तैयार होगा। पायलट को लेकर भी फैसले की घड़ी बेहद नजदीक मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव का पार्टी रोड मैप बनाएगी। सत्ता और संगठन में माना जा रहा है कि कुछ बड़े और अहम बदलाव हो सकते हैं। कार्यकारिणी अध्यक्षों के साथ डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर लगातार अपने अस्तित्व को लेकर पायलट जिस तरीके से राह अपनाए हुए हैं, उनको लेकर भी फैसला सामने आ सकता है। 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीर कांग्रेस के अंदर साफ हो जाने वाली है। सत्ता और संगठन में माना जा रहा है कुछ बड़े बदलाव होंगे। कार्यकारिणी अध्यक्षों के साथ डिप्टी सीएम बना सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बहुत बड़ी खबर है।
26 मई को दिल्ली में दरअसल महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इसी बैठक में आगे का जो एजेंडा है, चुनावी रोड मैप और उसके साथ साथ किस तरीके के बदलाव संगठन के अंदर करने हैं, सरकार के अंदर करने हैं, इसको लेकर बड़े फैसले होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत, रंधावा, डोटासरा खुद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का उन पर आरोप लगा। हैदराबाद के विधायक ने प्रताप सर्किल पर सभा को संबोधित किया था। टी राज के खिलाफ धारा 153A और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीआईडी सीबी टी राजा की भड़काऊ भाषण की जांच करेगी। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें हैदराबाद के विधायक महोदय को आमंत्रित किया था, जिनके द्वारा भाषण के दौरान कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया था जिसमें धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना थी, जिसके कारण पुलिस द्वारा धारा 153A और 298 IPC में प्रकरण दर्ज किया है। और धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिलाएं झुलस गईं। झुलसी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पानी भरकर वापस अपने घर लौट रही थी सभी महिलाएं कि इस दौरान यह हादसा हो गया। खबर यह है कि 2 की हालत गंभीर है, लिहाजा उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है। धरमतोरा इलाके के बरौली गांव में ये हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिलाएं झुलस गईं। और देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और किस तरह से तृतीय श्रेणी शिक्षक का यूपीएससी में चयन हुआ है। ईश्वर लाल गुर्जर ने 644वीं रैंक हासिल की है। ईश्वर लाल गुर्जर का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ईश्वर लाल गुर्जर ने 644वीं रैंक हासिल की। भिलवाड़ा जिले के करेड़ा स्कूल में काम करते हैं ईश्वर लाल और स्कूल में बच्चों को बाकायदा वो पढ़ाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने दी थी। ईश्वर लाल गुर्जर यूपीएससी में उनका सिलेक्शन और जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम है और राजस्थान का उन्होंने मान भी बढ़ाया है। तो यूपीएससी में राजस्थान के होनहारों का कीर्तिमान देखने को मिला। अपने दर्शकों को बता दें कि जयपुर के अभिजीत यादव ने 440वीं रैंक हासिल की है और दूसरे अटेम्प्ट में ही अभिजीत के हाथ ये कामयाबी लगी। जयपुर के कार्तिकेय वर्मा ने भी 767वीं रैंक हासिल की। इसके साथ साथ जयपुर के उत्कर्ष अग्रवाल ने 286वीं रैंक हासिल की है। बीकानेर की अनुप्रिया चौधरी ने भी 229वीं रैंक हासिल की है। बाड़मेर के आशीष ने 557 रैंक और साथ ही मोहन दान ने 710वीं रैंक हासिल की है। बाड़मेर के चंद प्रकाश ने 562वीं रैंक हासिल की। नागौर के बेड़ता की मुदिता ने 361वीं रैंक हासिल कर कीर्तिमान बनाया है। दौसा के राम भजन कुमार ने भी 667वीं रैंक हासिल की और जोधपुर के जयंत आसिया ने भी 388वीं रैंक हासिल की है। नागौर की मैना को आपको बता दें कि 613वीं रैंक मिली है। अलवर के कार्तिक खान ने 268वीं रैंक हासिल की। श्रीगंगानगर की वेदिका बिहारी को 213वीं रैंक मिली है। सीकर के मुकेश ढाका ने 755वीं रैंक हासिल की है। चाकसू के सुभाष चंद्र मीणा ने 631वीं रैंक हासिल की। झुंझुनू की सोनू कुमारी को यूपीएससी में 255वीं रैंक हासिल हुई है। और इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि झुंझुनू के सरजीत को यूपीएससी में 455वीं रैंक हासिल हुई है। तो तमाम राजस्थान के होनहार जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। और जयपुर से बड़ी खबर, पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन का ये मामला है जिसमें आज फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की बेंच में सुनवाई होगी। बिजली कनेक्शन मामले में करीब 2 घंटे बहस चली थी और आज की जो सुनवाई है काफी महत्वपूर्ण है। आज फिर कोर्ट में सुनवाई है 11 बजे।
जस्टिस समीर जैन की बेंच में ये सुनवाई फिर से होने वाली है। दरअसल बिजली कनेक्शन मामले में आपको बता दें कि कल करीब 2 घंटे बहस चली थी और गर्मा गर्म बहस के बाद आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन का मामला, जिसमें आज 11 बजे कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। तो जयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन के मामले में आज कोर्ट फिर 11 बजे सुनवाई करेगा। ये काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है, चूंकि कल आपने देखा बिजली कनेक्शन के मामले में करीब 2 घंटे तक गर्मा गर्म बहस चली थी। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील दी गई थी और एक बार फिर आज जो सुनवाई कोर्ट में होगी 11 बजे, उस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। पृथ्वीराज नगर में ये बिजली कनेक्शन का मामला है, जिसमें आज एक बार फिर कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस समीर जैन की बेंच में सुनवाई होगी। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, कल जो बहस हुई उसमें क्या हुआ और आज क्या महत्वपूर्ण होने वाला है कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए कल हाईकोर्ट में जो पृथ्वीराज नगर का जो एक इलाका है वहां पर कनेक्शन जारी करने को लेकर बिजली विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई। साथ ही कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि वहां किस तरीके से कनेक्शन आवंटित किए जाएंगे, क्योंकि एक विवादास्पद एरिया है और वहां पर लगभग 3.5 दशक से जो लोग हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जो विवादास्पद रिहायशी एरिया हैं या जो विवादास्पद जो पट्टे हैं उनको लेकर के अदालत ने कल जो है उनसे पूछताछ की थी, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे नियम कानून के बारे में जानकारी ली। क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा ही यहाँ पर विद्युत कनेक्शन पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस मनीष भंडारी की अदालत में जो एक्ट 43 के तहत कनेक्शन देने का प्रावधान था, उसमें कोर्ट आज कुछ संशोधन करके और फिर वहां पर जो लोग हैं उनको विद्युत कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था दे सकता है। क्योंकि एक्ट 43 में जो आम आदमी को जिस तरीके से हमारी वहां अधिवक्ता उनसे बात हुई थी कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ही इस मामले को लिया है, क्योंकि उनका हाईकोर्ट का कहना था कि जब कच्ची बस्ती के लोगों को बिजली कनेक्शन दिए जा सकते हैं तो फिर ये एक मूलभूत सुविधा है और पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के रहवासियों को क्यों नहीं। तो अपने स्टैंड को क्लियर करने के लिए कि आगे चलकर के इसमें किसी तरह का कोई विवाद ना हो या जो बिजली कनेक्शन जारी किए जाएं इसका कोई दुरुपयोग ना करे, इसका गलत फायदा ना उठाए, कोर्ट एक एक पहलू को इसमें क्लियर कर रहा है और तमाम पहलुओं को क्लियर करने के बाद इसमें आगे जो बढ़ रहा है। तो निश्चित ही जो आज कि अपने ही आदेशों में संशोधन कर सकता है कोर्ट। तो कुल मिलाकर पृथ्वीराज की कितनी बड़ी जनता जिसको एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद अब जग रही है? बहुत बड़ी आबादी है, ये लगभग 45 किलोमीटर का एरिया है पृथ्वीराज नगर क्षेत्र का, जहां पर विवादास्पद है। ये लगभग 3.5 दशक से यहाँ विवाद चल रहा है और 1 दशक पहले 2013 में ही हाईकोर्ट ने यहाँ पर बिजली कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई थी। तो निश्चित तौर पर लाखों की आबादी है और ऐसे जो सोसाइटी पट्टे वाले जो मकान हैं या जो नॉन अप्रूव्ड प्लॉट हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, उन सभी लोगों को हाईकोर्ट के इसके आदेश से फायदा मिल सकता है। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 11 बजे एक बार फिर कोर्ट सुनवाई करने वाला है और काफी महत्वपूर्ण सुनवाई। और एक खबर भी आपके लिए कई मायने में खास है। दरअसल आरबीआई के आदेशों के मुताबिक आप 2000 का नोट बैंक में बदल सकते हैं या फिर जमा करवा सकते हैं, लेकिन लोग इन नोटों को बाजार में चलाने की फिराक में हैं और इसका साइड इफेक्ट भी नजर आ रहा है। जहां स्वर्णकार व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी 2000 के नोट पर अतिरिक्त चार्ज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें 2000 के नोट देने पर प्रति 10 ग्राम से 2 से 8000 का अंतर आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान का बड़े शहर के तौर पर पहचाने जाने वाला जोधपुर को सोने और चांदी के व्यवसाय में मुकाम हासिल है। 2000 के नोट को बंद करने के फैसले का असर भी इस व्यवसाय पर दिख रहा है, जहां 10 ग्राम के गोल्ड बिस्किट पर 2000 से 8000 अतिरिक्त चार्ज किए जा रहे हैं और ये चार्ज उनसे 2000 के नोट की डील होने के एवज में लिए जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उससे रहा भी नहीं जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने भी इस संबंध में बुलियन से बात करने का प्रयास किया। आज से भाव की बात करें तो 6500 के भाव पर 2000 से 2500 अतिरिक्त चार्ज रिटेलर्स के लिए है।
वहीं ये समस्या जोधपुर की ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान से जुड़े बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में भी आ रही है, जहां रिटेलर को ग्राहक से 2000 लेने के बाद अतिरिक्त पैसा बुलियंस एजेंट को देना पड़ रहा है। हाँ गणेश, 64,000 बोला है। 64,000 2000 के नोट में। हाँ, और अपना इसमें 500 वाले में है 62,200। ये 500 का। हाँ, कितना 62,200 ना? ठीक है। हाँ, 62,500 है कि आज? अच्छा, और कहीं नोटों की डिस्टर्बेंस है कि हुक्म? अच्छा, 2000 वाला में है तो 2 की ज्यादा एक्स्ट्रा है। बुलियन ट्रेडर्स में काफी वेरिएशन आ चुका है गोल्ड बार्स में। 62,500 की जगह 64,000, 66,000 और 68,000 रुपए 10 ग्राम तक सोना राजस्थान में बिक रहा है। कुछ कारोबारी 2000 रुपए का नोट लेने से मना कर रहे हैं, वहीं कुछ सर्राफा व्यवसायियों ने तो इससे बचने के लिए अपने फायदे का ऑफर निकाल लिया है। शहर में 10 ग्राम सोने के भाव 62,500 हैं, जबकि 2,000 रुपए में भुगतान मिलने पर ज्वेलर्स इसके बदले 70,000 रुपए ले रहे हैं। ऐसे में अब एजेंसियों को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। रिटेल में स्वर्णकार जहां 62,500 में प्रति 10 ग्राम सोने के चार्ज कर रहे हैं, तो वहीं बुलियंस एजेंट्स इस मामले में उनसे एक कदम आगे हैं। पुष्टि इस बात की हो रही है कि यदि आप 2000 के नोट की शक्ल में इनसे ट्रेड करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अतिरिक्त चार्ज देना पड़ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, व्यापारी वर्ग का ही कहना है। 2000 से लेकर 8,000 रुपए का डिफरेंस 2000 के नोट की शक्ल में बिजनेस करने पर चुकाना पड़ रहा है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजसमंद जिले में एक शादी की चर्चा जोरों पर है। भव्य और पारंपरिक तरीके से ऊंट गाड़ियों पर निकली बारात लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजस्थान की बात हो और ऊंट का जिक्र न हो तो बात अधूरी लगती है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में होने वाली शादियों में कभी कभार 2-4 ऊंट आज भी दिख जाते हैं, लेकिन राजसमंद में ऐसी बारात निकली कि देखने वाले देखते ही रह गए। इसमें बैंड बाजा भी है, डीजे भी है और सबसे खास बात सजे धजे ऊंट गाड़ियों पर धीरे धीरे चले बाराती भी। भीम विधानसभा क्षेत्र में साल्वी समाज के प्रमुख व्यवसायी भंवरलाल साल्वी के सुपुत्र की शादी खूब चर्चाओं में है, सबकी जुबान पर है। भव्य और पारंपरिक तरीके से ऊंट गाड़ियों पर निकली बारात लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। इस विवाह ने न सिर्फ परंपरा बचाने पर जोर दिया, बल्कि राज्य पशु ऊंट के संरक्षण का भी संदेश दिया। पहली बार साल्वी समाज का इतना बड़ा ये जो ऊंटों की गाड़ी से जो बारात जा रही है, इसे मतलब देश आजाद होने के बाद में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इसमें समाज में काफी उत्साहिकता है और अभी यहाँ 2 किलोमीटर दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर बात है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के चोरी हुए करीब 131 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस टीम ने करीब लाखों रुपए की कीमत के इन गुम हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल फोन को दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल से बरामद किया है। इनमें कई फोन वहां से ही चल रहे थे। इन मोबाइल फोन को उनके मालिकों को जब लौटाया गया तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। मोबाइल फोन के धारकों ने पुलिस को शुक्रिया अदा किया। भिन्न राज्यों से, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में वो मोबाइल चल रहे थे, उन मोबाइल्स का ट्रेस किया, जिसमें हमारी ये जो टीम है नवरत्न धोलिया जी, सुपरवाइज अवनीश जी और वहाँ के एसीपी साहब ने किया। कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में चोरी की एक लाइव तस्वीर सामने आई है। एक बदमाश ने होटल में बात करने आए एक युवक की बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया और चंद मिनटों में फरार हो गया। आधे घंटे बाद जब पीड़ित बाहर आया तो उसे बाइक नहीं दिखी। होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो चोरी की घटना का पता लगा। अब पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र, जहां पर चोरी की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। एक बदमाश बड़े आराम से इधर उधर देखता है और वहां पर बाइक में चाबी लगाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पुलिस की टीम ने अलग अलग 3 जगहों पर कार्रवाई की और 3 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से देसी कट्टे भी मिले हैं। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करवाया गया है। चूरू की सरदार शहर की अपर सेशन कोर्ट ने 2018 की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में परिवादी की तरफ से सुरेंद्र सिंह शेखावत एडवोकेट ने पैरवी की। बता दें कि बस डिपो में सुधीर कुमार बस कंडक्टर के पद पर काम करता था। बस डिपो के पीछे मकान में सो रहे बस कंडक्टर पर आरोपी ने लोहे के सरिये से हमला कर दिया था और भाग गए थे, जिससे बस कंडक्टर की मौत हो गई थी और इसी मामले में ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। उदयपुर के रिहायशी इलाकों में कुछ समय से लगातार पैंथर का मूवमेंट होने से लोगों में दहशत बनी हुई है। बीती रात भी जिंक कॉलोनी में करीब 1:30 बजे पैंथर की दस्तक हुई और यहां कॉलोनी के गेट के पास पैंथर ने कुत्तों पर अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में एक कुत्ते की मौके पर मौत हुई, जबकि कुछ कुत्ते घायल भी हुए। हालांकि बाद में लोगों के जागने पर पैंथर भाग भी निकला। ये पूरा जो घटनाक्रम था वहां पर पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी और साथ ही पैंथर को पकड़ने में अब पिंजर लगाने की मांग लोगों की तरफ से की गई है। राजस्थान में खुली सरकार के नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अगले महीने पूरा काम हो जाने वाला है। राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में 9,712 नए शिक्षक संविदा पर भर्ती किए जा रहे हैं और इन शिक्षकों में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर नियुक्ति की जा रही है। इनमें अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के विषयों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के लिए 14,033 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनकी पात्रता जांच और जिला आवंटन के लिए सूची अब जारी की गई है। नए सत्र की शुरुआत से जुलाई महीने से ये सभी शिक्षक विद्यालयों में सेवाएं देंगे। 712 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर 9,712 अध्यापकों को संविदा पर रिक्रूट करने की ये एकदम टाइमली चल रही है सर, और ये जून माह के अंदर अंदर पूरी कर ली जाएगी तथा जुलाई से जब अपने स्कूल खुलेंगे तो इन सभी स्कूलों के अंदर ये शिक्षक मौजूद रहेंगे। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।